नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं ना। अध्याय 9 सजीवों में पोषण। ठीक है, अध्याय 8 जो है हम पिछले वीडियो में जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यदि आप जो है पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो अध्याय 9 में है सजीवों में पोषण। क्या है? सजीवों में पोषण। पोषण हम जो है पोषण क्यों करते हैं? पोषण कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना? पोषण कहने का मतलब है भोजन, है ना? भोजन जो है ग्रहण करना और उससे जो है जो पोषक तत्वों को जो है प्राप्त करना, है ना, जिससे क्या हो सके, हमारे शरीर की जो है वृद्धि और विकास हो सके। ठीक है, तो सजीवों में पोषण जो है किस प्रकार से होता है, सजीव कौन कौन से भोजन करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी जो सजीव है उनका पोषण किस प्रकार से होता है, वो किस प्रकार से जो है अपना भोजन जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जितने भी जीव जो है ना, जितने भी जो सजीव है, ठीक है, क्या है, जितने भी जो सजीव है, चाहे वो पेड़ पौधे की बात करें या फिर जंतुओं की बात करें, तो जितने भी सजीव है सब में क्या होता है, पोषण होता है। क्या होता है? पोषण होता है ना। सभी में जो है पोषण होता है। और पोषण जो है बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है? इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सभी जीवों का जो है जो शरीर जो होता है उनमें वृद्धि तभी हो पाएगी जब उनमें क्या होगा, पोषण होगा, है ना। और पोषण में जो है, पोषण की प्रक्रिया में जो है हम क्या करते हैं, भोजन को ही ग्रहण करते हैं। और भोजन से हमको क्या प्राप्त होता है? भोजन से हमको जो है पोषक तत्वों की जो है क्या होती है, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। किनसे होती है? भोजन से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। और पोषक तत्व जो होते हैं हमारी वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसी कारण से जो है हमको जो है पोषण की आवश्यकता पड़ती है ना। समझ में आ रहा है ना। तो हमें जीवित रहने के लिए भी जो है पोषण करना जो है क्या है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे, ये जान गए होंगे आप पोषण क्यों जरूरी है, पोषण क्या है। ठीक है, इसके बाद हम आगे जानेंगे पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, आज केवल हम जो है पौधों में पोषण जो है किस प्रकार से होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जितने भी पेड़ पौधे जो होते हैं ना, ठीक है, वो सभी क्या करते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं अधिकतर जो है ना, जिनमें जो है कारण कंडीशन बताऊंगा आगे, है ना, केवल अभी आप समझते चलिएगा। तो जितने भी जो हरे पेड़ पौधे हैं उनमें जो है वो जो है प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उनकी उपस्थिति और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जो सूर्य का जो प्रकाश रहता है उनकी उपस्थिति तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या करते हैं, ये जो है इनसे जो है क्रिया करके जो है क्या करते हैं, ये जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और यहाँ पर भी जो है एक जो है वर्णक है ना, जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है ना, क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल की जो है, क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और, है ना, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जितने भी जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये जो क्रिया होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है और दूसरा जल जरूरी है। ठीक है, और तीसरा जो है सूर्य का जो है प्रकाश जो है जरूरी है। और जो चौथा जो है वो है क्लोरोफिल। क्या जरूरी है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो है एक वर्णक है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में है ना, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये जो क्रिया होती है इनको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और इस प्रकार से जो क्या कर लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी जीव, है ना। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या हैं, वो जो है स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन क्या कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। और इस प्रकार से जो है इनका क्या होता है, पोषण होता है ना। जितने भी पौधे हैं उनमें क्या होता है, इसी प्रकार से पोषण होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे समझते हैं, इसको जो है क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। केवल आप समझते चलिएगा ध्यान से, है ना। आपको जो है इस क्रियाकलाप में हम जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जो है हम प्रूव करके देखेंगे, सिद्ध करके देखेंगे क्या सही में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है
है ना। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना क्या होगा, इसके लिए हमको जो है परख नली लेना होगा इस प्रकार से। और परख नली बोल रहा हूँ मैं, है ना, ध्यान से उतर गया था। बीकर लेंगे, क्या लेंगे, बीकर बोलते हैं कांच का इस प्रकार से जो गिलास टाइप का पात्र आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बीकर। बीकर में जो है आप पानी भर देंगे। देखिए इसमें इतना भरा हुआ है लगभग इस प्रकार से, है ना, इतना जो है पानी क्या है भरा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर देंगे, पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जो है हाइड्रिला का पौधा लेना है। क्या लेना है, हाइड्रिला का पौधा, जो तालाब में जो है मिल जाता है ना, तालाब में नदी किनारे सब रहता है हाइड्रिला का पौधा। तो हाइड्रिला का जो पौधा होता है उसको हमको क्या कर देना है, इस पानी में डुबा देना है। किसमें, जो बीकर में जो पानी भर रहते हैं उसमें। उसके बाद जो है हमको जो है एक कीप रहता है इस प्रकार से, इसको कीप बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, कीप। जो आपका मिट्टी तेल रहता है ना, मिट्टी तेल, तो मिट्टी तेल को जो है किसी डिब्बा में डालने के लिए हम जो एक जो है इस प्रकार का जो है संरचना वाली जो है एक, है ना, उपकरण का जो है क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कीप। क्या बोलते हैं, कीप। तो देखिए कांच का ये जो कीप है, इससे क्या कर दीजिए, उस हाइड्रिला पौधे को जो है पानी के अंदर ही ढक दीजिए, ठीक है। अब ढकने के बाद आपको क्या करना है, एक जो है परख नली लेना है। ये देखिए ऐसा परख नली जो रहता है ना, इस प्रकार से ये परख नली ऐसा, ठीक है ना। तो ये जो परख नली जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है इस प्रकार से, ये वाला जो है क्या है, कांच का एक परख नली है जो ऐसा है ना, इस प्रकार से ऐसा जो है परख नली है, ये क्या है, परख नली। तो इस परख नली में जो है आप पानी भर दीजिए। और पानी भरने के बाद जो है जो कीप जो रखे हो ना आप, जो हाइड्रिला का जो पौधा है उसको जिसमें ढके हो, उसमें जो है उल्टा करके इसको क्या कर दीजिए, रख दीजिए। अब रखने के बाद जब इस प्रकार से आपका जो है उपकरण इस प्रकार से जो है सेट हो जाएगा, जैसे कि ये है, इसको लेकर के आप जो है सूर्य के प्रकाश में जो है धूप में रख दीजिए आधा घंटा के लिए। और जैसे ही आधा घंटा के लिए आप रखेंगे तो अब होगा क्या, ये जो हाइड्रिला का जो पौधा है ना, इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इनको क्या मिल गया, सूर्य का प्रकाश भी मिल गया, पानी में डूबा हुआ है पानी भी मिल गया, ठीक है। और जो क्लोरोफिल है इस पौधे में, हरे पेड़ पौधे में पहले से ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हरा पौधा जो है हाइड्रिला जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य की प्रकाश, और इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्या बनता है, ऑक्सीजन जो है क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। और यही जो ऑक्सीजन जो मुक्त करते हैं ना, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होने लगता है, इस परख नली में जो है धीरे धीरे जो है ऊपर में जो है ये जो है मुक्त होते जाता है। तो ऑक्सीजन जो है ऊपर में जो है ऑक्सीजन गैस जो निकलती है वो जो है रिलीज होने लगता है, मतलब यहाँ पर मुक्त होने लगता है और इकट्ठा होने लगता है, कहाँ पर, ऊपर में। तो इसलिए देखिए पानी का तल क्या होगा, जो शुरू में आपका ये परख नली जो है भरा रहेगा, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन ऊपर की ओर जो है बुलबुले के रूप में जाकर के एकत्रित होगी ऑक्सीजन गैस, तो पानी का तल जो है यहाँ पर जो कि गैस जो है एकत्रित होने लगी है अब, तो पानी का जो है यहाँ से क्या होने लगेगी, निकलने लगेगी। और निकलने लगेगी तो इस साइड जो पानी का तल जो है ना, इस साइड जो है पानी का तल आप देखेंगे, है ना, पानी का जो ये जो आयतन जो है इसमें परिवर्तन आएगा। क्या होगा, इसमें जो है पानी का जो तल जो है इसमें जो है क्या होगा, परिवर्तन आएगा। और ये जो पानी का तल जो है नीचे गिरने लगेगा, क्या होने लगेगा, नीचे गिरने लगेगा इस प्रकार से। मतलब जो है इसमें पानी का तल जो है नीचे गिरने लगेगा, किसमें, ये परख नली में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गैस एकत्रित हो रही है इस कारण से, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है ये तो हो गया। उसके बाद ये तो पहला जो है उपकरण जो आप जमाए रहेंगे वो हो जाएगा। उसके बाद ऐसा ही एक और दूसरा आपको जो है क्या करना है, उपकरण जमाना है अलग से नया, और उसको जो है काले रंग के कपड़े में जो है उसको ढक करके आप कहाँ रख देंगे, है ना, काले रंग के कपड़े में ढक करके जो है आप किसी जो है कमरे में रख देंगे। तो वहाँ पर देखेंगे आपको जो है इस प्रकार से कोई भी क्रिया नहीं होगी। तो इससे हमको पता चलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है हमेशा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या है, संभव होता है। समझ में आया, ओके, है ना। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो इसमें तो चूंकि इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की जो है क्रिया जो है होती है, तो इसमें जो है क्लोरोफिल जो है पौधा जो होता है ये हरा होता है। लेकिन क्या जो रंगीन पत्ती वाली जितने भी जो और पत्ती रंगीन पत्ती वाली जो जितने भी जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, क्या उनमें भी जो है क्लोरोफिल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, और क्या उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसको यदि हम देखते हैं, है ना, तो
यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ रंगीन पत्तियों को हम ले लेंगे और लेने के बाद हम जो है क्रियाकलाप करके देखेंगे। तो रंगीन पत्तियाँ लेंगे, अलग अलग कलर का, आप देखते होंगे पीला रंग का, और अलग अलग कलर की पत्तियों वाली जो है पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को हम ले लेंगे। और लेने के पश्चात जो है हमको एक ड्रॉपर लेना है, परख नली लेना है, आयोडीन विलयन लेना है, और क्या लेना है, जल लेना है। अब उसको हम क्या करेंगे, परख नली लेंगे। इस प्रकार से मान के चलिए परख नली है, क्या है ये, परख नली है। इस परख नली में जो रंगीन पत्तियां हैं उनको मसल करके जो है उनके 5-6 बूंद को हम इसमें क्या कर देंगे, ऐसा जो इस प्रकार से एकत्रित कर लेंगे इसमें। अब एकत्रित करने के पश्चात हम क्या कर देंगे, इसमें जो है आयोडीन की जो है 1-2 बूंद मिला देंगे। आयोडीन जो विलयन है ना उसका 1-2 बूंद मिलाते हैं। कितना बूंद मिलाते हैं, 1 से 2 बूंद, है ना। 1 से 2 बूंद आयोडीन की विलयन को जैसे ही हम इसमें मिलाते हैं तब क्या होता है, ये जो है गहरा नीला रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है, गहरे नीले रंग का जो है हो जाता है। उसका जो पत्तियां हैं, जो पत्तियों का जो रंग है, वो जो रस जो रहता है ना, वो जो है गहरे नीले रंग की जो है हो जाती है। जो किसको दर्शाता है, स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है ना। मतलब जब भी क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जितने हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें स्टार्च क्या होता है, स्टार्च जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है स्टार्च क्या होता है उन पेड़ पौधों में बनता है। तो यहाँ पर ये नीला रंग जो है स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। इससे हमको पता चलता है कि जो अन्य रंग की जो पत्तियाँ जो होती है, हरे रंग के अलावा जो है अन्य रंग के जो अन्य रंगों की जो है पत्तियाँ जो होती है पेड़ पौधों के, है ना, उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी उनमें भी होती है। समझ में आया। देखिए यहाँ पर जो है, लेकिन क्या होता है, जो अन्य जो रंग रहते हैं ना वो क्या कर लेते हैं, हरे रंग को जो है हरे जो रंग जो होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। इसी कारण से जो पत्तियां जो होती है क्लोरोफिल उपस्थित होने के बावजूद भी दूसरे रंग की क्या होती है, दिखाई देती है। समझ में आया। यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाया गया है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है क्रिया करती है। किनकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल, है ना। जो क्लोरोफिल क्या है, एक वर्णक है ना, क्लोरोफिल। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, जितने हरे पेड़ पौधे हैं उनकी है ना, उनमें जो है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या होते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। स्टार्च है ना, यही स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, और ऑक्सीजन बनाते हैं। और यही ऑक्सीजन को तो हम देख रहे थे अभी बुलबुले के रूप में निकल रहा था, है ना। मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है। इसी ऑक्सीजन का उपयोग जो है हम श्वसन की क्रिया में करते हैं। समझ में आया। ओके। अब ये तो हो गई ऐसे पौधों की बात जिनमें जो है क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन कुछ जो है जीव ऐसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और यदि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो ये क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, और स्वयं नहीं बना पाते तो ये दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपोषी। अब यहाँ पर एक विशेष प्रकार का हम पौधा देखेंगे जिनमें जो क्या होता है, जिनमें जो है ये क्या होते हैं, पेड़ पौधों पर लिपटे रहते हैं। जैसे कि अमरबेल है। क्या है, अमरबेल। देखिए यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है अमरबेल। क्या है, अमरबेल। इस प्रकार से जो है दूसरे पेड़ पौधों पर क्या रहते हैं, लिपटे रहते हैं। और ये जो है केवल दूसरे जीवों पर ही क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर, है ना। मतलब यदि इनको जो है ये किसी भी पौधे से जो है अलग कर दिया जाए तो ये अमरबेल क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसे जो जीव जो होते हैं ना, जो पूर्णतः क्या होते हैं, दूसरों पर जो है निर्भर रहते हैं और उनके बिना ये जो है जीवित नहीं रह सकते, मर जा सकते हैं। तो ऐसे जीवों को हम परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, जो केवल दूसरे जीवों के जो है शरीर पर जो है क्या रहते हैं, जीवित रह सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, परजीवी। तो अमरबेल जो है एक प्रकार का क्या है, परजीवी जीव है। तो ये जो है किस प्रकार से भोजन करते हैं, मतलब इनका पोषण किस प्रकार से होता है। तो ये जो है जो दूसरे जो पेड़ पौधे जो है ना उनके शरीर में लिपटे रहते हैं, और वो जो भोजन बनाते हैं, जो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उनको जो है ये क्या करता है, इनके शरीर में जो है जो इनका जो पेड़ पौधे जो होते हैं तो इनमें जो है विशेष संरचनाएं होती है जो अमरबेल में। तो ये जो क्या करते हैं, इनकी विशेष संरचनाएं जो है क्या करती है, जो पेड़ पौधे जो भोजन बना रहते हैं ना तो उनको जो है ये अवशोषित कर लेता है या चूस लेता है, ठीक है ना, अवशोषित कर लेता है और इस प्रकार से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अमरबेल क्या है, एक प्रकार का परजीवी पौधा है। समझ में आया। और ये दूसरे पेड़ पौधों पर जीवित, मतलब दूसरे इनको जो है पेड़ पौधों से अलग कर दिया जाए तो ये जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम आगे देखेंगे जो है यहाँ पर जो है, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद जो है हम और कुछ अलग प्रकार के जीवों को देखेंगे, जैसे कि
फफूंद को देखेंगे। किसको देखेंगे? फफूंद। जो आपका ब्रेड जो होता है ना, ब्रेड देखना, ब्रेड को जो है लंबे समय तक जो है आप यूज नहीं, है ना, 2-3 दिन जब ज़्यादा दिन हो जाता है ब्रेड जो ताज़ा रहता है, उसके बाद जो है जैसे जैसे जो है ज़्यादा दिनों का तक आप रख देते हैं तो क्या होने लगता है, जो ब्रेड है या फिर जितने भी भोजन वोजन है वो जो सड़ने लगते हैं, तो उस पर जो है फफूंद आने लगते हैं। क्या आने लगता है? फफूंद। जैसे अचार है, देखे होंगे, अचार को लंबे समय तक रख दो तो उसमें फफूंद आने लगता है, सफ़ेद सफ़ेद, तो क्या है? फफूंद। तो फफूंद जो होते हैं, है ना, इनमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन ये भी जो है पौधों की श्रेणियों में ही आते हैं ना। तो ये क्या करते हैं, खाद, ये जो है अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं, तो ऐसे जीव जो है अपना पोषण जो है सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? सड़े गले पदार्थों से, या फिर जो मृत जीव जंतु जो होते हैं ना, उनसे क्या करते हैं, ये अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को हम बोलते हैं मृतोपजीवी। क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। जो सड़े गले पदार्थों को क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इनको, जो है मृतोपजीवी बोलते हैं। ठीक है ना। उदाहरण के रूप में देखिए यहाँ पर जो है मशरूम कुकुरमुत्ता, है ना, इसको आप जानते हैं, मशरूम जो है सब्जी के रूप में जो है इसको खाते भी हैं, है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार का जो है मृतोपजीवी है, जो अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं, सड़े गले पदार्थों को या फिर मृत जीव जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ओके, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद जो है हम कुछ और जीवों की बात करेंगे, कुछ और जीवों की बात करेंगे जो क्या होते हैं, जो कीटों को, जो कीट जो होते हैं ना, कीटों को क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे जो जीव जो होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं कीटभक्षी। क्या बोलते हैं? कीटभक्षी। क्या बोलते हैं? कीटभक्षी। ठीक है ना, कीटभक्षी बोलते हैं। ओके, तो जितने भी जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, है ना, ये जो है सड़े गले गले बोल रहा हूँ, सॉरी, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और उन्हीं से अपना पोषण करते हैं। देखिए उदाहरण के रूप में ये कलश पादप है। क्या होता है? कलश पादप। तो कलश पादप जो होते हैं, ये जो है अधिकतर जो है जो दलदली क्षेत्र जो होते हैं ना, वहाँ पर जो है ये पाए जाते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो नाइट्रोजन की जो है पूर्ति करने के लिए ये क्या करते हैं, ये जो है इनके शरीर में विशेष संरचनाएं होती है इस प्रकार से, जैसे ही कीड़े मकोड़े इधर अंदर घुसते हैं, है ना, कलश के रूप में है, इस कारण से इनका नाम कलश पादप पड़ा है। जैसे ही कीड़े मकोड़े घुसते हैं तो ये क्या कर देते हैं, अपने इसको, ये जो इसका जो मुंह रहता है इसको बंद कर देते हैं, और उसके बाद उसको जो है वो जो जीव जो रहता है वो मर जाता है। उसको जो भोजन के रूप में जो है उनमें जो नाइट्रोजन रहता है उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। ये जो है कीड़े मकोड़े को सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की जो है पूर्ति, अपने शरीर में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए जो है क्या करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, और उसी से अपना पोषण जो है करते हैं। ओके, उसके बाद हम और कुछ पौधों की बात करते हैं, जैसे कि जितने भी जो दलहनी फसलें जो रहते हैं ना, दलहनी पौधे, जैसे मटर है, चना है, मूंगफली, ये सभी क्या है, जिनसे दाल उत्पन्न होती है, दाल मिलती है। ठीक है, तो ऐसे जो पौधे होते हैं, है ना, इनमें क्या पाया जाता है, इनकी जड़ों में जो है, जो जड़ें जो होती हैं उनमें गांठ पाया जाता है। देखिए जैसे कि ये जो है मटर के, है ना, मटर के पौधे हैं, तो इन मटर के पौधों की जो है ये जड़ें हैं। तो देखिए ये जो गांठ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ऐसा, तो ये जो है इनमें क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती है। और इसी गांठ में क्या होते हैं, इन्हीं गांठों में जो है कुछ जो है जीव पाए जाते हैं, कुछ जो है इन जो ये जो गांठें जो हैं इनमें, है ना, कुछ जो है जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है ना, सूक्ष्म जीव जीवाणु पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, चूँकि जो दलहनी फसलें रहते हैं ना, जो पेड़ पौधे जो होते हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उनको डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते, जो इनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो उनको जो है हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, यौगिक के रूप में जो है क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में। तो ये क्या करते हैं, ये जो गांठ में जो है, जो हरे जो दलहन फसलें जो होती हैं उनकी जड़ों में जो गांठें पाई जाती है, इनमें जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये जीवाणु क्या करते हैं, जो वायुमंडल का जो नाइट्रोजन रहता है उनको उनके यौगिक के रूप में बदल देते हैं, और इस प्रकार से जो है जो दलहनी फसलें हैं उनको जो है नाइट्रोजन जो है उनके यौगिकों के रूप में जो है प्राप्त हो जाते हैं, जिससे इनका जो है वृद्धि और विकास हो पाता है, और ये अपना जो है पोषण इसी प्रकार से करते हैं, अपना भोजन बना पाते हैं। और ये जो हरे पेड़ पौधे जो रहते हैं ना, ये जो भोजन बनाते हैं, इनको ये जो जीवाणु जो रहते हैं, जो गांठों में पाए जाते हैं, ये जो है उनको जो है भोजन के रूप में जो है ये भी ग्रहण करते हैं और पौधे भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, और एक दूसरे पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। तो इस प्रकार जो जीव जो है जीवन यापन होता है, इस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करते हुए, इसको हम बोलते हैं, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं सहजीवी। क्या बोलते हैं, सहजीवी। तो ये जो जीवाणु जो होता है ना, यहाँ पर ये जो जीवाणु होता है जो दलहनी फसलों की जो है जड़ों की गांठों में, तो ऐसे जीवों को हम बोलते हैं जो जीवाणु जो होते हैं इनको हम बोलते हैं सहजीवी। क्या बोलते हैं, सहजीवी।
तो ये जो जीवाणु जो होता है इसको हम बोलते हैं, ये जो नाम जो रहता है वो रहता है राइजोबियम। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु जो है दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने देख लिया जो है बहुत सारे पौधों में जो है किस प्रकार से पोषण होता है और अलग अलग प्रकार से जो है किन जीवों को क्या क्या बोलते हैं पोषण के आधार पर, है ना। ये सब हम जो है आज क्या कर लिए, समझ लिए। आशा करते हूँ आप लोगों को जो है समझ में आया होगा, है ना। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप बुक को जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम जो है जंतुओं में किस प्रकार से पोषण होगा उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है।